नमस्कार साथियों, षष्ठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, जो कि दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के बीच का समय रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है। कहाँ पे शासन किया है? तो दक्षिण भारत में किया है। तो आपको ये टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, 1336 से 1646 तक इसका शासन काल रहा है विजयनगर साम्राज्य का। फिर ये इसके बारे में देख लो, ये इसका नक्शा दिया हुआ है। तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा जो है विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र का भी एरिया इसके अंतर्गत आता था। केरल, गोवा, सब जो विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र रहा है। मदुरई तक इन्होंने कब्जा कर रखा था, इनके पास ये क्षेत्र रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इसका जो बहुत प्रतापी राजा था वो कौन था? कृष्णदेव राय था। इसने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना और इसके जो वंश, 4 वंशों ने इस पर शासन किया है। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने इस पर शासन किया है। तो पहला है संगम वंश, फिर तुलु वंश, फिर सुलु वंश, फिर तुलु वंश, फिर अरावेडु वंश, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने परमानेंट व्यूअर लाइक जरूर करें, लोगों में शेयर जरूर करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है। और इससे पहले भी बहुत सारे हमने वीडियो करा चुके हैं। ये मध्यकालीन का सेकेंड वीडियो है। शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं क्या है भाई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, 2 सगे भाइयों ने की थी। ये कौन थे? इनके बारे में जान लो। जो फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने इसको परास्त कर दिया। ये काम्पिली के राजा थे। ये राजा काम्पिली के सेनापति थे। इनको हराकर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करवाया। इस्लाम धर्म कबूल कराने के बाद इनको वहां के लिए अभियान, काम्पिली को जीतने का अभियान पे भेजता है फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद ये एक संत के संपर्क में आके, प्रभाव में आके, ये फिर से हिंदू धर्म अपनाते हैं। संत कौन थे? संत नाम याद कर लो। संत विद्यारणय नामक एक संत थे। इन्होंने फिर से पुनः हिंदू धर्म में इनको स्थापित कराया। फिर देख लो भैया, इनका क्या बारे? 2 भाई थे। संगम वंश याद करना। इनका वंश कौन था? संगम वंश था। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थापित था। पूछ लेगा कौन से दोआब में? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब में स्थित था। फिर इसके बाद देखते हैं 1336 में हरिहर था, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। तो वो पहला शासक बनता है, इस वंश की स्थापना करता है। फिर बहमनी और विजयनगर संघर्ष प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों पर रहा। बहमनी साम्राज्य था, रायचूर, दोआब, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा में शुरू हुआ। ये युद्ध शुरू हुआ, ये तीनों जगह विजयी होता है। बुक्का जो है, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक क्या रहता है? बुक्का प्रथम पहली बार क्या बनता है? शासक बनता है। इसके बाद देखते हैं भैया, उन्होंने 1336 1360 तक अंकार्ड लिखा है, अंकोट नहीं है, अंकार्ड के शंभू रया साम्राज्य और कोडाविडू के रेडिस को भी हराया और पेनुकोंडा के आसपास क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर बुक्का ने 1371 में मदुरई की सल्तनत को हराया और रामेश्वरम के तट तक क्या कर लिया? अपना अधिकार या क्षेत्र विस्तार कर लिया। उसने गोवा और उड़ीसा राज्य पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने, इन्होंने द्वितीय पुत्र जो था सफल हुआ। आगे देखते हैं इसके बारे में। संगम वंश के 4 वंश जरूर इनके बारे में जरूर जान ले। तो संगम वंश का जो संस्थापक था वो हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने संगम वंश के स्थापक, संगम वंश से संबंधित व्यक्ति थे। फिर है सुलू वंश। सुलू वंश जो है, सुलू वंश लिखा या सुलू वंश लिखा होगा, तो ये सुलू नरसिम्हा द्वारा स्थापित किया गया था। जो तुलु वंश है, तुलुवा वंश जो राजवंश है, तुलु राजवंश वीर नरसिम्हा द्वारा स्थापित किया गया। इसके बारे में जान लो। इसी का राजा, इसी वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय से संबंधित थे, जो कि सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा प्रतापी राजा रहा है। इन्होंने ही अपनी राजधानी जो थी हम्पी को ही बनाया था, जो कि विश्व धरोहर में भी हम्पी जो है विश्व धरोहर में भी शामिल है। विश्व धरोहर में भी शामिल है, ठीक, विश्व धरोहर में भी शामिल है, यूनेस्को की साइड पे भी शामिल है। फिर है अराविडू राजवंश तिरुमल द्वारा स्थापित किया गया। सबके संस्थापक हैं। इनका क्रम पूछ सकता है, इनका आगे पीछे कर सकता है क्रम, इनके बीच में पूछेगा सही क्रम क्या है। तो आरओ एआरओ यूपीपीसीएस में क्रम के बारे में पूछ सकता है। पेट में भी आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़िया सा उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
कृष्णदेव राय जो इसका सबसे प्रतापी राजा, तो हमको विशेषकर कृष्णदेव राय के बारे में ही पढ़ना है। तो इनका शासनकाल रहा है 1509 से 1529 ईस्वी से। तो ये बाबर का समकालीन भी माना जा सकता है, क्योंकि बाबर ने 1526 में, और इब्राहिम लोदी का भी समकालीन माना जा सकता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी उस समय 17 से 26 तक शासक रहा। इब्राहिम लोदी से सिकंदर लोदी के भी समकालीन। तो इसको हम सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी और तीसरा है बाबर, तीनों के समकालीन शासक माना जा सकता है। माना गया क्या इनके शासन पीरियड रहे हैं, तो इस 9 से सोच लो 9 के बीच में तीनों राजा रहे। सिकंदर लोदी रहा, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी रहा, इब्राहिम लोदी के बाद बाबर रहा है। तो इनके समकालीन है। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे मजबूत राजा था। इसने अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था, इसने अपनी राजधानी हम्पी को स्थापित किया था। उसने उड़ीसा जीता और विभिन्न क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, उन्होंने यवन राजन की उपाधियां थी, यवन राजन, स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह जैसी उपाधियां या उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, ये अपने नाम के आगे ये इन्होंने उपाधियां प्राप्त की। वह बाबर के समकालीन थे। तो हमने लिखा दिया है कौन कौन किसके समकालीन थे। बाबर ने इसका वर्णन अपनी बाबरनामा, जो इसकी आत्मकथा है बाबर की, बाबरनामा में इसका उल्लेख भी किया गया है। ये एक हिंदू सम्राट, इसको बहुत प्रतापी राजा बताया, तो इसके बारे में डिटेल में आप नोट्स पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के अनुसार कृष्णदेव राय सबसे अधिक भयभीत और पूर्ण राजा थे जो संभवतः हो सकते। इनका ऐसा था कि ये ऐसे राजा थे, ये भयभीत इसलिए कहा गया इनको क्योंकि ये इतना सजग रहता था अपने शासन के प्रति, किसी को ऐसे मौका नहीं देता कि इसके राज्य पे कोई जाके इसके समय में कोई भी कुछ कर सके। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय कृषि के विकास पर केंद्रित थे। उसने अपना सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान किए। इसने बहुत सारे तालों को खुदाया, कुंडों को खुदाया, नहरों तालाबों को खुदाया, झीलें बनवाई। ठीक है, बड़े बड़े तालाब, नहरें बनवाई। उन्होंने व्यापार की अच्छी नीतियां बनाई। उन्होंने पुर्तगाली और अरब व्यापारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए कि अरब व्यापारी इनके यहाँ आते थे और मतलब इनका विश्व व्यापार बहुत अच्छा था। ठीक है, फिर उसके बाद है बनाए रखा। उन्होंने अपनी सरकार में राजस्व संग्रह में वृद्धि की। उन्होंने कला और वास्तुकला में संरक्षण दिया। इनके विट्ठल देव स्वामी मंदिर, हम्पी का मंदिर इनके ही समय में बना था, तो इसीलिए इनको स्वर्ण काल माना जाता है। फिर यह उनके शासन के दौरान था। कृष्णदेव राय राजवंश के रूप में लोकप्रिय साम्राज्य अपनी सर्वोच्च महिमा देखी। जो ये अभी विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हो, सर्वोच्च पर कौन ले जाता है, तो कृष्णदेव राय ले जाता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण राजा माना गया है विजयनगर साम्राज्य का। फिर आगे इनके यहाँ 8 विद्वानों थे, जिनको क्या कहा गया है, अष्ट दिग्गज कहा गया। क्या कहा गया भैया? अष्ट दिग्गज उपाधि दी गई है। और अष्ट प्रधान आ जाए तो याद रखना, अष्ट प्रधान तो शिवाजी। अष्ट प्रधान कौन थे? मराठा राजा कौन थे? शिवाजी। तो याद रखना, अष्ट दिग्गज की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय के द्वारा ये मंत्रिपरिषद बनाई गई थी। और अष्ट प्रधान की बात करें तो मराठा साम्राज्य जो शिवाजी के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो अष्ट दिग्गज में कौन कौन थे? पेदान्ना थे जो मनुचारितम के लेखक थे, उन्होंने आंध्र भोज की भी इनको उपाधि मिली। नंदी तिम्मम थे जो पारिजात परहम के लेखक थे। ठीक है, मोदियागिरी मौलाना थे। दुर्जती थे, देख लो कौन कौन थे। अय्यप्पाल राजू रामभद्र कवि थे। पिंगली सुराणा थे। रोमराज भूषण थे। तेनाली रामकृष्ण तेनाली, जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। तो ये इनके अष्ट दिग्गज थे। राज्य का प्रशासन का कैसा था? प्रशासन सुव्यवस्थित और व्यवस्थित था। साम्राज्य राज्य के सभी शक्तियां राजा के पास होती थी। ये हमेशा रहा राजतंत्र में, राजा के पास सर्वोच्च शक्ति राजा के पास होती है। राजा हमेशा निरंकुश रहता है, उस पर कोई अंकुश नहीं होता है। प्रशासन की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। संपूर्ण साम्राज्य मुख्य रूप से 6 प्रांतों में विभाजित है। इनके यहाँ 6 प्रांत थे। जैसे आज हमारे यहाँ 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के हमारा एक भारत संघ बना हुआ है, वैसे इनके यहाँ 6 प्रांत थे।
हर प्रांतों में एक राज्यपाल थे जिन्होंने सभी राज्यों को प्रशासित किया, मतलब राज्यों को चलाते थे। उसके बाद एक राज्य के प्रांतों में जिलों में विभाजित किया जाता था और जिलों को छोटे छोटे गांव में विभाजित किया जाता था। इनके जो अधिकारी होते थे, छोटे गांव की इकाई का प्रशासन लेखागार होता था, चौकीदार होता था, भारोत्तोलक आदि होते थे। ये गांव के अधिकारी या गांव के चौकीदार या गांव के मुखिया कहलाते थे। अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पद को महानायकाचार्य कहा जाता था, जो गांव और केंद्र की इकाई को बीच की बात करता था। जो महानायकाचार्य होता था, केंद्र और मतलब गांव के बीच की जो बात आदान प्रदान होती थी, महानायकाचार्य के द्वारा की जाती थी। इनके द्वारा आदान प्रदान किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था। राज्य क्या करता था, मतलब ये जो ग्राम इनको बताते थे अपनी समस्या, ये जाके केंद्र को बताता था, केंद्र से समस्या लेके आता गांव में बताता था। तो बीच का अधिकारी था महानायकाचार्य। ग्रामीणों केंद्र के बीच की प्रशासन का अधिकारी था। सेना देख लो, उनकी सेना पास सभी पैदल सेना थे, घुड़सवार थे, हाथी थे और रथ आदि इनके पास सेना में थे। अच्छी तरह से प्रशासित थी। और जो सेना का प्रभारी होता है, सेनापति भी बोल सकते हो, कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हो। सेनापति भी होता था, सेना के लिए हमेशा सेनापति होगा, सेनापति, सेनापति या सेना नायक भी बोल सकते हैं हम, सेना नायक, सेना नायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमांडर इन चीफ भी बोल सकते हैं। न्यायिक प्रशासन कैसा था इनके बारे में देख लो। राजा सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश थे। राजा ही सारे फैसले देता था, फांसी देनी है, फांसी माफ करनी, तो राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और सर्वोच्च शक्तियां राजा में निहित होती थी। दीवानी और सारे मामले वही देखता था, मुद्दों को भी संभालते थे। अपराधी और कानून का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है, ये इनके यहाँ। और राजस्व प्रशासन देख लो इनका, उस समय भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं तो भी हमारा जो आय का स्रोत है, कहीं कहीं पे गाय के बारे में, कहीं पे मुद्रा के बारे में, तो कहीं के सब अधिकतर हमारा जो राजस्व रहा है वो भूमि ही हमारा मुख्य स्रोत रहा है, कृषि हमारा मुख्य स्रोत रहा है आय का। फिर राजस्व मिट्टी की उर्वरता और भूमि के क्षेत्र के अनुसार तय किया जाता था। कहाँ पे कैसी मिट्टी है, कैसी सॉइल है, किस सॉइल में कितनी पैदावार है, उसी हिसाब से वहां पे टैक्स लगाया जाता था। ये नहीं कि 1/2 लगा दिया गया, जैसे अभी तुम आक्रांताओं के द्वारा, लुटेरों के द्वारा पढ़ा हुआ है। दिल्ली सल्तनत में लुटेरों ने बता दिया 1/2 लेंगे हिंदुओं से, 1/4 जो है मुस्लिमों से लेंगे, तो उनके द्वारा वो आक्रांता थे, लुटेरे थे, उनके द्वारा कोई इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इनके ऐसा था, वो जांच कराते थे सारी कुछ, और जांच कराने के बाद जैसी उर्वरा शक्ति होती थी वहां की, जैसे वहां की पैदावार होती, वैसा ये टैक्स लगाते थे। तो इनका बड़ा खुशहाल राज्य रहा होगा। ये राजा व्यक्ति महत्वपूर्ण राजा रहे होंगे, ये इनको कहते हैं, इन ऐसे व्यक्तियों को राजा कह सकते हैं हम। और हम मोहम्मद बिन तुगलक को राजा की उपाधि नहीं दे सकते, सुल्तान की उपाधि नहीं दे सकते हैं। कहने का क्या, वो लुटेरे थे तो उनको लुटेरे, चोर, उचक्का ही कहा गया है, कहा जाता है। सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध और नहर बनाई, ये भी अभी हम पढ़ा चुके पीछे। महिलाओं की स्थिति इनके यहाँ क्या थी भाई, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, जॉब वगैरह नौकरी में कर सकती थी, और पुरुषों के भांति साथ में उनके बैठ सकती थी। साम्राज्य के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों में भी भाग ले सकती थी, मतलब राजनीति में भी थी, प्रशासन में भी बैठती थी, और आर्थिक नीतियां भी बनाती थी। तो महिलाओं की स्थिति वहां पे अच्छी ही रही होगी। महिलाएं व्यापार करने के लिए स्वतंत्र, वो कोई भी व्यापार खोल सकती थी। जैसे आप चाहूदड़ो पढ़ोगे, आप सिंधु घाटी सभ्यता में चाहूदड़ो पढ़ोगे, चाहूदड़ो कैसी सभ्यता थी, महिला प्रधान सभ्यता थी। ऐसे यहाँ पे महिलाओं को बहुत सारे काम दिए गए थे। सामाजिक जीवन देख लो, समाज अच्छी तरह से विकसित और सभ्यता, उस टाइम का जो समाज था इनके यहाँ, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को सख्ती से मना किया गया और उसको रोका गया। ठीक है, राजा के सभी धर्मों को लिखा, राजा ने सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। यहाँ पे हर धर्म को मानने की, पालन करने की बिल्कुल उनको वो थी, स्वतंत्रता थी। तो राजा ने इनको भी कोई इन पे प्रतिबंध नहीं लगा कि आप मुस्लिम धर्म मानोगे या हिंदू धर्म को ही मानोगे। तो यहाँ पे हर धर्म को, हर धर्म से हर रीति रिवाज को मानने की आजादी दी गई थी, हर त्योहार मनाने की आजादी दी गई। तो राजा हम उसी को कह सकते हैं जो हमको सारी छूटे दे। उस काल में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आय के विभिन्न स्रोत थे। कपड़ा, क्या क्या व्यापार था, कपड़ा था, खनन था, धातु विज्ञान था, इत्र आदि जैसे विविध उद्योग यहाँ पे लगाए गए थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छी स्थिति में था। हिंद महासागर और ईवी सीनिया, चीन, बर्मा, ये याद रखना, चीन, बर्मा, अरब, पारसिया, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका आदि द्वीपों के साथ इनका क्या होता था, व्यापार होता था। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ है, पूछ सकता है कौन कौन से सी डाल देगा। वास्तुकला और साहित्य में योगदान देख लो, उन्होंने वास्तुकला और साहित्य के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने किया, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय के बारे में, इन्होंने
हजारा रामास्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर इस काल का सबसे अच्छा मंदिर माने जाते हैं। उस अवधि के दौरान बनाए गए थे किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। विभिन्न स्थानों पर कृष्णदेव राय की मूर्तियों का निर्माण किया गया। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु साहित्य का विकास हुआ, इतनी भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, ज्यादातर साहित्य कौन से? सयाना नाम के लेखक ने वेदों पर भाष्य लिखे। साहित्य ज्यादातर धार्मिक पाया गया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में, ये याद रख लेना, ठीक है, अमुत्ता माल्यदा और संस्कृत भाषा में परिणयम और जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। इतना भैया रख लेना, इनके द्वारा ये इनकी रचना पूछ लेते हैं। ये है तेलुगु भाषा में, और परिणयनम और जाम्बवंती कल्याणम ये इनकी जो संस्कृत भाषा में इनकी रचना किसकी? कृष्णदेव राय। एक ये अच्छा कवि भी थे, अच्छे राजा थे, अच्छे प्रशासक थे, अच्छे मतलब साम्राज्यवादी थे, अच्छे मतलब सम्राट थे। तो ये इनके बारे में सारी उपाधियां, इसीलिए इनको आंध्र भोज सबकी उपाधि दी गई। तो हमें जहां तक था इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा पेपर में बनने की कोई संभावना नहीं है। कुछ बनेगा तो हम क्वेश्चन जब कवर कराएंगे, जैसे अभी कल हम एमसीक्यू वाली क्लास लेके आएंगे, पूरा आधुनिक भारत एक ही क्लास में 100 क्वेश्चन के माध्यम से सारा एमसीक्यू वाली क्लास कराएंगे। सभी लोग तैयार रहिएगा। कल 8 बजे से लगातार चलेगी क्लास आधुनिक भारत की। एमसीक्यू उससे ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे जो प्लेलिस्ट जाके आप पूरा थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। तो यही हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए लोग आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।